नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो गाजियाबाद से है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। टीवी पैनल में ब्लास्ट के बाद आग लग गई है। राजनगर एक्सटेंशन इलाके में हादसा हुआ है और हादसे में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लगी है। बताया ये जा रहा है कि टीवी पैनल में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद घर में आग लग गई। 2 साल की बच्ची की इस हादसे में जान चली गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ है। तस्वीरें भी न्यूज 18 पर आप इस वक्त देख रहे हैं। हादसे की ये तस्वीर, खौफनाक ये तस्वीर। घर के अंदर टीवी पैनल में ब्लास्ट होता है। 2 बच्चे वहीं पर मौजूद थे। एक बच्ची की जान चली गई इस हादसे में और दूसरा बच्चा जख्मी हो गया है। टीवी किस कंपनी का, किस ब्रांड का और टीवी पैनल में ब्लास्ट की वजह क्या, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन डराने वाली ये तस्वीर, डराने वाली ये खबर, हैरान और सतर्क करने वाली ये खबर है। ऐसे तमाम लोग जिनके घरों में बच्चे अकेले रहते हैं, उनके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी आपके पास इस हादसे के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। राजनगर एक्सटेंशन इलाका पड़ता है। वहाँ की प्राइवेट बिल्डर की सोसाइटी थी, जिसमें कि एक माँ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ थी। तभी अचानक टीवी जो था उसमें एकदम से ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद घर में आग लग गई। आग लगने के कारण वहाँ पूरे फ्लैट में धुआं हो गया। धुएं के चलते एक 2 साल की मासूम की इलाज के दौरान मौत होगी, जबकि माँ और बेटी अभी भी संयुक्त अस्पताल में अपना इलाज करा रही हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आग नहीं लगी है बहुत ज्यादा। टीवी पैनल में जरूर धमाका हुआ है। टीवी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और बस वहां पर थोड़े से इलाके में ही आग जैसी स्थिति दिख रही है। मुमकिन है कि धुएं की वजह से जान गई होगी। कौन कौन लोग मौजूद थे उस वक्त हादसे के वक्त? घर में एक महिला थी और उनकी 2 छोटी बेटियां थी, जिनमें एक 2 साल की बेटी थी जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण टीवी में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से जो आसपास का जो इलाका था उसमें आग लग गई और आग लगने की वजह से जो नीचे सोफा वगैरह रखा था उसमें भी आग लगी और वहाँ पे धुएं का गुब्बार बन गया। जब तक दमकल की टीम वहां पहुंचती, जब तक आग पर काबू पाती, तीनों ही लोग बेहोश हो चुके थे। आनंद फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 साल की मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। अमित, वाकई बहुत ही सतर्क करने वाली ये खबर है। ये हादसा बहुत डराने वाला। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए अमित। कल यानी कि मंगलवार का दिन किस दल के लिए मंगलवार ही रहने वाला है, यानी कि मंगल होने वाला है, ये आपको बताते हैं। दरअसल कल का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। विधानसभा के बाद कल विधान परिषद की तस्वीर भी तय हो जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगा है। वाराणसी चंदौली भदोही सीट पर मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। वहां की तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। यहां से बीजेपी के सुदामा पटेल और समाजवादी पार्टी के उमेश यादव और बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनावी मैदान में है। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते रविशंकर सिंह की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो एमएलसी चुनाव की महाभारत, रविशंकर सिंह बीजेपी से बलिया, जहां पर अरविंद गिरी समाजवादी पार्टी से उनके सामने हैं। कल नतीजे आ जाएंगे। एमएलसी चुनाव की महाभारत का जो रिजल्ट है वो कल आने वाला है। बाराबंकी की बात करें, अंगद सिंह जो बीजेपी उन्हें टक्कर दे रहे हैं, राजेश सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से। आगरा फिरोजाबाद की बात करते हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय शिवहरे हैं और उनके सामने हैं दिलीप यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है, लेकिन मुकाबला यहां भी टाइट है। आजमगढ़ मऊ की आप तस्वीर देख लीजिए। अरुण कांत यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में और उनके सामने हैं राकेश यादव उर्फ गुड्डू समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल, और अगली सीट की बात कर लेते हैं। बात रायबरेली की करते हैं। दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी से, तो वहीं पर वीरेंद्र यादव उनके सामने समाजवादी पार्टी से। इनके बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और सुल्तानपुर अमेठी की बात कर लेते हैं। यहां पर शैलेंद्र सिंह बीजेपी की ओर से, तो शिल्पा प्रजापति समाजवादी पार्टी की ओर से हैं, एक दूसरे के आमने सामने। प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें, यहां पर हरि प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय बहादुर यादव हैं और राजा भैया की पार्टी यानी जनसत्ता दल से अक्षय प्रताप सिंह जो कि उनके रिश्तेदार हैं, वो चुनावी मैदान में है। देखना होगा कल आने वाला परिणाम किसके पक्ष में जाता है। राजनीतिक दलों के लिए ये रात बहुत भारी है, क्योंकि कल का दिन नतीजों का दिन है, जो ये तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के ऊपरी सदन में किसका बहुमत होगा। क्या सत्ताधारी दल बीजेपी इतिहास रचेगी या फिर विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाली समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में वापसी कर पाएगी। इन तमाम सवालों के बीच
मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से लेकर मतगणना शुरुआत हो जाएगी और सभी पोलिंग पार्टी के जो भी एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मतगणना की कार्रवाई न्यायपूर्ण तरीके से कराई जाएगी। मतगणना के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में 27 सीटों के लिए कल एमएलसी चुनाव को लेकर मतगणना है। 9 तारीख को तमाम जगहों पर मतदान हुए थे। कल सुबह 8 बजे से राजधानी लखनऊ में भी मतगणना होगी। साथों से आप देखें तैयारियां यहाँ मुकम्मल है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं और त्रिस्तरीय लेयर में सिक्योरिटी बनाई गई है। सेंट्रल फोर्सेज और स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। और सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। उम्मीद की जा रही है दोपहर 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। इस बीच चर्चा यही है कि बीजेपी एक और रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। दरअसल अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो ऐसा 40 साल बाद होगा जब सत्ताधारी दल के पास दोनों सदनों में बहुमत होगा। और अब विधान परिषद में भी 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बन जाएगी जिसका विधानसभा और विधान परिषद दोनों में एक साथ बहुमत 2/3 का होगा और इतने लंबे समय तक 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए हम कानून बना सकेंगे। दरअसल ये चुनाव स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की सभी 36 सीटों पर हो रहा है, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता पहले ही साफ हो चुका है। अब 27 सीटों की तस्वीर साफ होनी बाकी है, जिसमें से अगर 10 सीट भी बीजेपी के हिस्से में आती है तो बीजेपी ऊपरी सदन में बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा 40 साल बाद होगा। इससे पहले 1982 में कांग्रेस के पास दोनों सदनों में बहुमत हुआ करता था। बीजेपी के पास अभी 35 सदस्य हैं। 9 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, तो 9 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होंगे और साथ ही और कम से कम 10 सदस्य भी निर्वाचित होते हैं, तो बहुमत दोनों ही जगहों पर बीजेपी का, और ऐसा 40 साल के बाद होने जा रहा है। अब देखिए कि मौजूदा वक्त में विधान परिषद की तस्वीर क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। विधान परिषद में जो दलीय स्थिति है समाजवादी पार्टी की, अगर हम बात करें तो 17 विधायक समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, वहीं बीजेपी के 35 एमएलसी इस वक्त विधान परिषद में। बीएसपी के 4 हैं, कांग्रेस के 1 और अदर्स 11 हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी के 9 पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। और इधर बीजेपी में बहुत बदलाव, खासकर प्रदेश संगठन में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है और इसकी तैयारी दिल्ली में भी चल रही है। पार्टी में मंथन चल रहा है, अलग अलग पदों के लिए नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। और इस बीच सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में हैं। आज सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम ने भी मुलाकात की और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुलाकात करते हुए नजर आए। पहली तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कौन होगा उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष? यूं तो ये सवाल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद ही उठना शुरू हो गया था। और आज जब सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे, तो चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कोशिश ये की जा रही है संगठन की तरफ से कि ब्रज, अवध या फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ के क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। बीजेपी का सिद्धांत एक व्यक्ति एक पद का रहा है। ऐसे में संगठन के जब कई चेहरे सरकार में शामिल हो चुके हैं, तब पार्टी में कई पद खाली हैं। आपको बताएंगे कि संगठन में किसे कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है। पहले देखिए वो कौन कौन से पद हैं जो खाली हैं। स्वतंत्र देव सिंह, पहला बड़ा नाम मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है, जिन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। दया शंकर सिंह पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे, अब सरकार में शामिल है। अरविंद शर्मा, इनके पास भी संगठन में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी। जेपीएस राठौर प्रदेश महामंत्री थे, अब सरकार में मंत्री हैं। नरेंद्र कश्यप ओबीसी मोर्चा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। दानिश आजाद
दानिश आजाद अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं और सरकार में भी मंत्री बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 3 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महामंत्री, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समेत 1 दर्जन पद संगठन में खाली हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है कि आखिर उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान किसे मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नाम चर्चाओं में हैं। पहला नाम अनूप गुप्ता का है, जो कि खीरी से निर्विरोध एमएलसी चुने गए। इसके अलावा वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चा में है। तीसरा नाम अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम का है। चौथा नाम पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा का है, जो कि बीजेपी का युवा चेहरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा, अश्विनी त्यागी का नाम भी चर्चा में है। हालांकि माना यही जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग से आने वाले किसी नेता को पार्टी की कमान सौंपेगी और इस रेस में अनूप गुप्ता सबसे आगे माने जा रहे हैं। अनूप गुप्ता चुनाव में पीएम मोदी की वर्चुअल रैलियों का प्रबंधन भी देख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी संगठन में बदलाव पर मंथन जारी है और इस बीच सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग भी उठ रही है। जिले का नाम बदलकर कुशभवनपुर करने की मांग उठ रही है। इस बाबत बीजेपी के सुल्तानपुर विधायक सीट से विधायक विनोद सिंह ने मुख्यमंत्री को बाकायदा एक पत्र भी लिखा है। जी हाँ, और उन्होंने पत्र में लिखा है कि आंखों में खटकता है सुल्तान जैसा शब्द और इसलिए सुल्तानपुर का नाम बदल देना चाहिए। सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग के साथ उन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बीजेपी विधायक ने चिट्ठी लिखी है सीएम योगी आदित्यनाथ को। सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग उन्होंने उठाई है। उनका कहना है कि सुल्तानपुर शब्द आंखों को खटकता है। कुशभवनपुर नाम किए जाने की वो मांग कर रहे हैं कि सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर कर दिया जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सुल्तानपुर के अलावा और कितने नाम हैं जिसको बदलने की तैयारी चल रही है और मांग उठ रही है। आपको कौन से शहर हैं देखिए आप। फर्रुखाबाद का नाम बदलने की मांग भी चल रही है। मांग ये है कि इसका नाम पांचाल नगर कर दिया जाए। तो वहीं बांदा, जिसका नाम मांगा जा रहा है, ये मांग उठाई जा रही है कि महर्षि बामदेव नगर, बांदा का नाम बदल के कर दिया जाए। एक और शहर है जौनपुर, इसके नाम को बदलने की मांग भी उठ रही है और नाम इसका कर दिया जाए जगदम्बिपुरम। ये मांग उठ रही है कि इसका नाम जौनपुर से बदल दिया जाए। आगरा का नाम भी बदलने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि आगरा को अग्रावन ये नाम कर दिया जाए आगरा का। तो ये शहर हैं जिनके नाम बदलने की मांग उठ रही है। इन्हीं शहरों में मुजफ्फरनगर का नाम भी शामिल है। ये मांग हो रही है कि इसका नाम मुजफ्फरनगर से बदलकर लक्ष्मी नगर कर दिया जाए। वहीं फर्रुखाबाद पांचाल नगर ये नाम किए जाने की मांग बार बार उठ रही है। तो नाम बदलने की सियासत लगातार काफी वक्त से चल रही है और अभी भी कई जगहों से नाम बदलने की मांग उठ रही है। योगी सरकार राज्य के 4 और शहरों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार 2 चरणों में 4 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाने की तैयारी में है। पहले चरण में गाजियाबाद और मेरठ को कमिश्नरेट बनाया जा सकता है, जबकि दूसरे चरण में आगरा और प्रयागराज को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जा सकता है। इससे पहले सरकार लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में यह व्यवस्था लागू कर चुकी है। तो पहले ही कई जगहों पर कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हो गई। अब 4 और शहरों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। प्रयागराज, आगरा भी उन शहरों में शामिल है। आखिर कमिश्नरेट की जरूरत क्यों, तो ये हम आपको बताते हैं। कमिश्नरेट व्यवस्था से क्या अंतर कानून व्यवस्था पर देखने को मिलता है, ये आपको बता देते हैं। कमिश्नरेट में ज्यादा अधिकारी तैनात होते हैं। लोगों की समस्याओं को निपटाने में इससे आसानी होती है। ये एक बड़ी वजह कमिश्नरेट व्यवस्था के पीछे। और तीसरी बड़ी जरूरत यह है कि कमिश्नर के पद पर सीनियर अधिकारी की तैनाती की जाती है। ये भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अभी 4 जिलों में एसएसपी की तैनाती है फिलहाल, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद ये व्यवस्था बदल जाए। कमिश्नर लेवल के अधिकारी यहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जेएनयू की। यूं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान है, लेकिन बीते कुछ दिनों से लेफ्ट और राइट की जंग यहां लगातार देखने को मिल रही है और रविवार रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ।
जिसके बाद अब सियासत भी यहां पर तेज हो चली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना की निंदा की है, तो सांसद साक्षी महाराज ने घटना के अलगाववादी कनेक्शन का जिक्र किया है। रामनवमी के मौके पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विवाद की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी। रविवार की रात विश्वविद्यालय में लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से पथराव हुआ, मारपीट हुई और मारपीट में 15 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। इस मामले में दोनों ओर से वीडियो जारी कर एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। देखिए, कोई कुछ व्यक्तिगत जीवन में वो क्या खाता है, क्या पीता है, उससे हम लोगों का तो लेना देना नहीं है, ना किसी सामाजिक संगठन का लेना देना। मुझे लगता है ना तो विद्यार्थी परिषद की ऐसी मंशा रही होगी। लेकिन अगर कोई कार्यक्रम कहीं पर चल रहा हो और वहाँ इस प्रकार की अभद्रता की जाती है तो ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना को गलत करार दिया, लेकिन उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने जेएनयू में हुए केस को लपक लिया, मामले को अलगाववाद से जोड़ा और कहा कि सरकार को इनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन सभी की भावनाओं का सबको ध्यान रखना चाहिए। सर, जिस तरीके से जो ग्राम विकास विभाग है आपका, इसमें क्या कुछ बेहतर करेंगे जो आपने रोड मैप पूरा तैयार? 100 दिन का रोड मैप दे ही दिया है, क्या क्या करना है, लेकिन बहुत अच्छा करेंगे। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर रेप के आरोपी तत्कालीन पट्टी सीओ को बर्खास्त कर दिया गया है। सीएम योगी ने नवनीत नायक को बर्खास्त कर दिया है। पीड़ित की शिकायत के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा और अब यह कार्रवाई हुई। रेप के आरोपी सीओ बर्खास्त किए गए हैं। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर इसी शख्स पर हुई है कार्रवाई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी।